हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं कुमारी पूजा प्रभा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था? 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था, जिसमें हम लोगों ने गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को देखा था। मतलब लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण हो गया था, नर युग्मक का निर्माण, और गुरु बीजाणु जनन से हम लोगों ने फीमेल गैमेट्स अर्थात अंडाणु का निर्माण, ये दोनों प्रक्रियाएं हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और ये प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? निषेचन पक्ष के अंतर्गत। दो प्रक्रियाएं आती है, एक क्या हो गया? गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब गैमेट के निर्माण, और दूसरा प्रक्रिया क्या आएगा? युग्मक का स्थानांतरण। तो आज हम लोग युग्मक का स्थानांतरण ही पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या होता है पेड़ पौधे में कि मेल और फीमेल दोनों जो गैमीट होते हैं वो नन फर्टाइल होते हैं, सॉरी नन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते। तो हम लोगों को कुछ किसी न किसी मीडियम के द्वारा एक दोनों को मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को। तो वही चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परागन। तो जल्दी से जल्दी आइए, जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत बच्चे जुड़ जाएं और सब इस टॉपिक को पढ़े। मजेदार टॉपिक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। परागन। परागन को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी एक ही प्लांट में भी और अलग अलग भी हो सकता है, जिसके अलग अलग वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इस फ्लावर के पराग कोश से, किससे? पराग कोश से पराग कण का मादा वर्तिकाग्र, कहा? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। आई बात समझ में क्या है? जैसे देख लीजिए, ये फ्लावर है, ये हम लोगों का फीमेल पोर्शन हो गया, ये मेल पोर्शन हो गया, पंखुड़ी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्लांट था, ये प्लांट था, प्लांट में फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या है हम लोगों का? पुंकेसर। पुंकेसर का ये पार्ट क्या है? पराग कोश। और इसी पराग कोश में क्या बनता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकण क्या है? नर युग्मक है। अब इस नर युग्मक का मादा वर्तिकाग्र, ये पूरा पार्ट क्या है? यहां से यहां तक मादा भाग अर्थात जायांग है। इस जायांग का जो फर्स्ट पार्ट है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो इसी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पॉलिनेशन, परागन। परागन आया बात समझ में क्या है परागन? तो परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। परागन में क्या होता है? गैमीट का ट्रांसफर होता है, और यहाँ भी नर युग्मक ही स्थानांतरित होकर के मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं परागन के प्रकार। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ पौधे एक ही प्रकार से परागन की क्रिया को नहीं करते। अलग अलग पौधों में परागन की अलग अलग प्रक्रियाएं होते हैं। टोटल हम लोगों के सिलेबस में 12th में 3 तरह के परागन को पढ़ने का है। तो पहला परागन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, स्वपरागन और पर परागन। लेकिन यहाँ अब हम लोग 12th में 3 तरह के परागन को पढ़ेंगे। एक हो गया स्वपरागन, जिसको हम लोग ऑटोगैमी कहेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सजातीय पुष्पी परागन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पर निषेचन, ठीक है। परागन के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन हो गया? एक स्वपरागन, ऑटोगैमी।
दूसरा हो गया सजातीय पुष्पीय परागन और तीसरा हो गया परनिषेचन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो नोट्स है उसमें क्या है, परागन के दो प्रकार, एक स्वपरागन और एक पर परागन। फिर वापस से हम लोग जो स्वपरागन है उस स्वपरागन को दो भाग में बांट देते हैं, एक स्वयुग्मन या स्वपरागन, स्वपरागन भी कहेंगे इसको, दूसरे रूप में हम लोग स्वयुग्मन भी कहेंगे। ठीक है, अगर नाम अगर इधर उधर आप लोग को दिख जाए तो घबराना नहीं, डरना नहीं कि यहाँ स्वपरागन है यहाँ तो स्वयुग्मन है, दोनों सेम चीज है। अब दूसरा क्या हो गया, सजातीय पुष्पीय परागन, और तीसरा जो हो गया परनिषेचन। अब ये जो अभी हम लोगों ने देखा दो प्रकार के परागन, तो स्वपरागन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के टू टाइप्स हो गए, एक हो गया स्वयुग्मन और दूसरा हो गया सजातीय पुष्पीय परागन। इतनी बातें आ रही है समझ में? हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, परागन, परागन में क्या हो गया, पुष्प के नर भाग से परागकण निकल करके कहाँ पहुंचा, कहाँ हस्तांतरित हुआ, मादा के वर्तिकाग्र पर। ये प्रक्रियाएं अलग अलग पेड़ पौधों में अलग तरीके से होते हैं, इसको हम लोगों ने पहले दो भागों में बांट दिया, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है, स्वपरागन मतलब खुद से परागन, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता, किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं हो रही। और पर परागन में क्या हो रहा है, पर मतलब दूसरा, परागन मतलब मादा का वर्तिकाग्र पे पुरुष के मतलब मेल गैमीट का आना। तो मतलब किसी एजेंट के माध्यम से, किसी अभिक्रमक के माध्यम से जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे या सेम फ्लावर के वर्तिकाग्र पे जब माध्यम की आवश्यकता से पहुंचेगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्वपरागन के टाइप्स को देखते हैं। स्वपरागन का जो पहला टाइप्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। और स्वपरागन को ही दो भागों में बांट दिया है, लेकिन आप लोगों के जो 12th का एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट तीन प्रकार दे दिया है, स्वपरागन, सजातीय पुष्पीय परागन और परनिषेचन। लेकिन ये दोनों जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्वपरागन को। स्वपरागन में क्या हो रहा है, जैसे कि ये एक प्लांट है, प्लांट में बन गए फ्लावर, फ्लावर येलो कलर हो, ब्लैक कलर हो गया, फ्लावर कौन चाहिए, येलो कलर से या रेड कलर से। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का फ्लावर येलो कलर का। अब क्या हो गया, यहाँ भी फ्लावर बना लो, एक ही फ्लावर में आप लोग बोलेंगे कि एक ही प्लांट में दो दो कलर का फ्लावर, लीजिए इसको भी मैंने रेड ही कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है इसके वर्तिकाग्र पर जो पहुंच गया। ठीक है, यहाँ हम लोग देखना है हम लोगों को स्वयुग्मन, सॉरी स्वयुग्मन में क्या होगा कि मान लीजिए इसका एक फ्लावर है, हम लोग मेल का भी गैमेट बनाते हैं, येलो से नहीं दिख रहा, चलिए रेड पेन ही ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब सेम प्लांट है, मान लीजिए एक ही प्लांट के ऊपर लगा हुआ है, ये प्लांट था, इसी प्लांट पे फ्लावर चल आ गए थे। ठीक है, एक ही फ्लावर था, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी फ्लावर है, जिसमें ये हम लोगों को फीमेल पार्ट दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में ही परागकण बनेंगे इस परागकोश के अंदर। तो इस परागकोश से परागकण का सेम प्लांट के उसी फ्लावर पे, ठीक है, एक ही फ्लावर है, फ्लावर भी बदल नहीं रहा है, उसी फ्लावर के मादा वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन बात समझ में आई, क्या हो गया, एक ही पौधा था, उस पौधा में एक ही फ्लावर का जो परागकण था वो निकल करके कहाँ पहुंच गया, मादा वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। देख लीजिए यही है, जब परागन किसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वयुग्मन का कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये भी इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं, सेम प्लांट और सेम फ्लावर। ठीक है, की पॉइंट हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक ही प्लांट का था, दूसरे प्लांट को भी नहीं लाना था, लेकिन फ्लावर को भी अलग अलग
मतलब प्लांट के अलग अलग फ्लावर को भी इसमें नहीं डालना है। क्या करना है, तो सेम प्लांट का सेम फ्लावर पर जब परागण की क्रिया होगी तो उसको हम लोग स्वयुग्मन कहेंगे। क्लियर हुआ क्या? एक ही फूल है, उसी का परागकण निकल करके उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहला गई, स्वयुग्मन की कहला गई। अब हम लोग देखते हैं सजातीय पुष्पी परागण। तो सजातीय पुष्पी परागण में क्या हो गया, ये देख लीजिए। ये हम लोगों का फ्लावर हो गया, ठीक है। फिर दूसरे फ्लावर को बना लेते हैं। देखिए अब इस फ्लावर में क्या हो रहा है, इस प्लांट में क्या हो रहा है, प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। देखिए सजाती पुष्पी परागण में क्या होगा, प्लांट रहेगा एक ही जात का, लेकिन इस प्लांट में अलग अलग जो फ्लावर रहेंगे। तो मान लीजिए इसका जो पोलन ग्रेन है, इसका पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है और तब जो परागण की क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय पुष्पी परागण। ये क्या हो गया हम लोगों का, सजातीय पुष्पी परागण। कोई दिक्कत इसको समझने में? सेम प्लांट है, प्लांट अलग अलग नहीं है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट फ्लावर है। एक फूल का परागण दूसरे फूल के मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, सजातीय पुष्पी परागण। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोगों के नेचर में दो पहलू होता है, जिस चीज का लाभ होता है उसका हानि भी होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सजातीय पुष्पी परागण के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो स्वपरागण की क्रिया में मतलब स्वपरागण के ही दो टाइप्स थे, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पी परागण। तो जब स्वपरागण की प्रक्रिया होगी तो स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित है, क्योंकि सेम फ्लावर पे हो रहा है, इसी का फूल इसी का परागण इस सेम फ्लावर पे जा रहा है, या दूसरे फूल का परागण उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आ रहा है। एक फूल का परागण उसी प्लांट के दूसरे फूल पे आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर फ्लावर को पॉलिनेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमेशा परागण की निश्चितता बनी रहती है, ठीक है। तो ये एक इसका लाभ हो गया। दूसरा क्या होगा, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होंगे। इसमें मतलब दूसरे प्लांट का जो है आकर के परागण नहीं होगा, तो इसमें प्योर जो ये प्लांट था सेम इसी तरह के सीड्स हम लोगों को प्राप्त होंगे। अब हानियां क्या होंगी, तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में भिन्नताएं नहीं होगा। क्या हो गया, मम्मी पापा तो एक ही प्लांट जैसा है, जो इसका कैरेक्टर होगा, जो अनुवांशिक अनुक्रम इसका होगा, उससे जो सीड्स का डेवलपमेंट होगा, सीड्स भी सेम अनुवांशिक अनुक्रम वाले होंगे। फिर स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाएगी। मान लीजिए कि इस प्लांट में कोई रोग था, तो इसके जो बच्चे होंगे, क्योंकि सेम प्लांट से बने हैं, डिफरेंट फ्लावर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्लांट तो सेम ही था ना, तो क्या होगा, उससे जो सीड्स बनेंगे और उससे जो नए पौधे का डेवलपमेंट होगा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, या जो रोग उसके मम्मी पापा में थे सेम वही रोग अगले जनरेशन में आएंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि वेरिएशन का कोई गुंजाइश नहीं, ये चीज तो हम लोग देख ही लिए। अब आते हैं हम लोग पर परागण पे, नंबर 2 पर परागण, ठीक है। अब देखिए पर परागण में क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक कोई प्लांट था, इस पे कोई फ्लावर था, दूसरा कोई प्लांट है, एक फ्लावर को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, मेल फीमेल पार्ट, ठीक है। अब देख लीजिए अब मान लीजिए यहां से पोलन ग्रेन किसी माध्यम की सहायता से, ठीक है,
एक प्लांट का जो परागकण है वो किसी माध्यम की सहायता से, एजेंट की सहायता से दूसरे प्लांट के फ्लावर के मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पर परागन या पर निषेचन की प्रक्रिया। तो इसमें हम लोग कीवर्ड के रूप में क्या याद रखेंगे? डिफरेंट फ्लावर, सॉरी पहले डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। लेकिन प्रजाति, जैसे ये मान लीजिए कि मैंगो प्लांट है तो ये भी मैंगो का प्लांट है, लेकिन क्या हो रहा है? प्लांट अलग अलग है, अलग अलग प्लांट और फ्लावर भी अलग अलग है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कह देंगे? पर निषेचन या पर परागन। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पर परागन की क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। हानियां क्या हो जाएंगी? तो इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन को बनना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या है कि परागन में अनिश्चितता बनी रहेगी कि परागन जब तक पोलन ग्रेन नहीं आएगा तो परागन की क्रिया नहीं होगी। फिर लाभ क्या होगा? तो इसमें वेरिएशन आएंगे। अगर मान लीजिए कि एक लो क्वालिटी वाला प्लांट था, एक हाई क्वालिटी वाला था, तो उससे संकर किस्म के हाइब्रिड हाइब्रिड किस्म के प्लांट डेवलप्ड होंगे। तो ये हो गई इसकी लाभ और हानियां। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर परागन की विधियां को, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने क्या देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के कराने के लिए कुछ एजेंट की आवश्यकता होती है। इन एजेंट को, इन अभिक्रमक को, इन कारक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक क्या हो गया? अजैविक घटक या अजैविक अभिक्रमक, एबायोटिक एजेंट, और दूसरा बायोटिक एजेंट। अजैविक अभिक्रमक और दूसरा क्या हो गया हम लोगों का? जैविक अभिक्रमक या जैविक कारक। अब हम लोग के नाम, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि अजैविक का मतलब क्या हो गया? जिसमें जीवन नहीं पाया जा रहा है, वो एजेंट भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में। और जैविक मतलब इसके अंदर जो सजीव हो गए, तो सजीव के अंदर क्या आ जाएंगे? जंतु, डिफरेंट टाइप्स के। और अजैविक घटक के अंतर्गत दो कारक आ जाएंगे, दो अभिकर्मक आ जाएंगे, एक आ जाएगा वायु और एक आ जाएगा जल। चलिए अब हम लोग मेथड्स को पढ़ते हैं। जल द्वारा जो होने वाला पॉलिनेशन है, परागन है, उसको टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जल परागन को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। अब क्या हो गया? जैसे जलीय पौधे, बहुत सारे जलीय पौधे वो अपना फ्लावर कहाँ? जल में डालते हैं और जल में ही गैमीट को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, टूट करके जल में ही रह जाता है। तो वाटर का जो करंट आया, उस करंट के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक क्या हो गया? पोलन ग्रेन पहुंच गया और परागन की क्रियाएं हो गई। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रीला वेलिस वेली वेलिसनेरिया जस्ट्रा। सबमिट गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ जलीय पौधे जो हैं, जो कि जलीय पौधे होते हुए भी आप लोग के दिमाग से क्या करता है? एग्जाम मतलब एग्जाम जो है, क्वेश्चन सेटर जो है, खेलने का काम करता है। क्या कर देता है? जो कुछ जलीय पौधे, फेमस जलीय पौधे जैसे कमल, लीली जिसको हम लोग कुमुदनी कहते हैं, फिर जलकुंभी, ये सब क्या है तो जलीय पौधे, लेकिन इन सभी में जल परागन नहीं होता है। अब बात आती है, हम लोग देखेंगे अरे ये तो जलीय पौधे हैं और मैम ने पढ़ाया भी था कि लगभग जलीय पौधे में क्या होता है? जलीय परागन होता है। तो इसमें जलीय परागन क्यों नहीं होते? क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और सेंटेड होते हैं, मतलब फ्रेग्रेंट रहते हैं, जिसके कारण ये कीटों के द्वारा परागित होते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं अजैविक कारक के।
और जैविक अभिकर्मक का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार वायु द्वारा परागन। तो बहुत सारे जो पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल मक्का, गेहूं, घास कुल के पौधे और बांस, इटीसी में क्या होता है इसमें कि जो पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं और पॉलन ग्रेन हवा के सहारे उड़ करके किसके, मादा वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग वायु परागन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। पॉलिनेशन का दूसरा पार्ट क्या था, बायोटिक एजेंट के द्वारा। स्पेलिंग का तो ठीक है। अब बायोटिक एजेंट के द्वारा जो होने वाले पॉलिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें चींटी को देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस पे फूल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम लोग कीट परागन को ही देखते हैं। कीट परागन, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा जो होने वाले परागन है उसको हम लोग कीट परागन या एंटेमोफिली कहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कीट परागन को क्या कहते हैं, एंटेमोफिली। तो कीट परागन की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसके द्वारा कीट परागन की क्रिया होती है। किस किस में होगा, एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल हो गए जीव के और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे पौधे के। किस किस पौधे में होता है, तो जो भी सेंटेड फ्लावर्स होंगे जैसे चमेली, जूही, चंपा और बहुत सारे पौधे, सरसों में भी हम लोग देखते हैं मधुमक्खी से पॉलिनेशन की क्रिया होते रहती है। इटिस। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा कौन हो गया, इस कीट भी चींटी का ही एक प्रकार है, लेकिन चींटी द्वारा परागन को हम लोग देखते हैं। इसके लिए टर्मिनोलॉजी है, चींटी परागन को हम लोग क्या कहेंगे, चींटी काटता है तो हम लोग को मरने जैसा दर्द होता है ना, तो याद रखने के लिए मरने जैसा दर्द से ही मर मीको फिली, चींटी परागन। मतलब हम लोग बहुत सारे पौधे जैसे हम लोग देखते हैं गुड़हल के फूल, अरहुल जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो अरहुल के फूल में जब हम लोग तोड़ने जाते हैं तो हम लोग को चींटी काट लेता है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि यहाँ चींटी क्या कर रहा होता है। तो चींटी क्या कर रहा है, वहां अपने पेट को भर रहा होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पैरों में नन्हे मुन्ने जो टांगे हैं उसमें पोलन ग्रैंड चिपक करके एक फूल से दूसरे फूल पे जा करके पॉलिनेशन कर ले रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, पक्षी द्वारा परागन। अब बहुत सारे जो छोटे छोटे पक्षियां हैं वो क्या करते हैं, परागन में हेल्प करते हैं। पक्षी परागन को हम लोग टर्मिनोलॉजी के रूप में और नीथो और नीथो फिली कहते हैं। ठीक है, पक्षी परागन। अब जैसे हम लोग देखते हैं सनबर्ड जो होता है, हिमिंग बर्ड का आप लोग नाम सुना होगा, जो संसार की सबसे छोटी पक्षी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी चोंचों के द्वारा मकरंद को चूसते हैं और बदले में क्या करते हैं, उसके पैर पे पंख से फूल ये जो परागकण है वो चिपक जाते हैं। जब ये दूसरे फूल पर बैठते हैं तो फिर वहां पर ये पोलन ग्रेन को गिरा देते हैं, जिसके कारण परागन की क्रियाएं होती है। किस किस में होता है, बिगोनिया, झुमका इत्यादि जो प्लांट्स हैं उसमें पक्षी के द्वारा परागन होता है। चौथा हम लोग देखते हैं चमगादड़। चमगादड़ भी क्या है, एक स्तनधारी है। चमगादड़ के द्वारा परागन, लगता देखने में पक्षी के जैसा है लेकिन वो क्या है, स्तनधारी मैमल्स है। चेरप
टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा परागन। तो हम लोग देखते हैं चमगादड़ जो है रात में अपने मतलब शिकार के लिए अपने आप को पोषण प्रदान करने के लिए घूमते रहता है और ये कदम के पेड़ पे बैठता है। इससे पॉलिनेट होने वाले जो प्लांट्स हैं कदम हो गए, सेमल हो गए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सिमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घोंघा द्वारा। घोंघा को भी हम लोग देखते हैं क्या पेड़ पौधे से गले मिलते रहता है, मतलब पेड़ के ऊपर चिपका रहता है। तो घोंघा द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग कहते हैं मेलेकोफिली। घोंघा द्वारा कौन सा होता है? सर्पबूटी परागन की क्रिया होती। तो ये हो गए हम लोगों का पर परागन और उसके एजेंट। अब हम लोग आते हैं, इसको तो हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा देख लिया था, पर परागन के लाभ क्या हो गए। तो पर परागन द्वारा बीज बड़े, स्वस्थ और अच्छी नस्ल के होंगे, क्योंकि एक पौधे का फूल और दूसरे पौधे के पोलन ग्रेन मिलकर के पॉलिनेट करते हैं, तो ये हाइब्रिड किस्म के हो जाते हैं। और पर परागन से होने वाले फल भरे और स्वादिष्ट होते हैं, तो गुणों का आदान प्रदान होता है तो होगा ही। हानियां क्या हो जाएंगी? परागकण अधिक संख्या में व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है और ये हमेशा साधन की आवश्यकता होती है। कभी कभी कोई कोई प्लांट जो है पॉलिनेशन के इंतजार में ऐसे खड़ा रह जाता है, पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती और बीज और फल का निर्माण नहीं हो पाता है। ये इसकी हानियां हो गई। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण। अब बात आती है कृत्रिम संकरण क्या है। तो मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए अपने हिसाब से एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जो पॉलिनेट करवाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है, जिसको हम लोग कृत्रिम संकरण कहते हैं। जैसे हम लोग जो देखते हैं नर्सरी वगैरह में जो हाइब्रिड किस्म के पौधे जो विकसित किए जाते हैं, वो कृत्रिम संकरण के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम संकरण को कराने के लिए हम लोगों को दो विधियों का उपयोग किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं विपुंसन, इमस्कुलेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा? बैगिंग। इसको हम लोग थैलीकरण भी कहते हैं या बोरा वस्त्रन। थैलीकरण या बोरा वस्त्रन, इंग्लिश में इसको बैगिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझे कि विपुंसन क्या है। चलिए फिर से हम लोग एक फ्लावर बना लेते हैं प्यारा सा। ये पोलन ग्रेन हो गया, ये पोलन ग्रेन हो गया। अब देख लीजिए, अब इस फ्लावर में क्या है? पोलन ग्रेन हम लोग जान रहे हैं ये पुंकेसर है, मतलब इसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करते हैं हम लोग? चिमटे की सहायता से, किसकी सहायता से? चिमटे की सहायता से चिमटा लेके गए और यहाँ से इस फूल को क्या करना शुरू कर दें? फूल के किस पार्ट को? जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, उस मेल वाले पार्ट को चिमटे की सहायता से काट करके बाहर निकाल दिए। यही प्रक्रिया क्या कहला गई? विपुंसन। वी मतलब क्या हो गया? वी मतलब अलग करना, पुंसन मतलब पुरुष वाले पार्ट अर्थात पुंकेसर को। यही प्रक्रिया क्या कहलाई? विपुंसन। तो देख लीजिए, देखते हैं क्या है। द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से पुष्प के परागकोश को निकालने की प्रक्रिया ही विपुंसन कहलाई। बी मतलब अलग करना, पुंसन मतलब पुरुष वाले भाग को। यहाँ पर मन में आ रहा होगा चिमटा की सहायता से ही क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हाथ से इसको हटाते हैं तो जो फ्लावर है उसके और भी पार्ट डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए चिमटे की सहायता से पुरुष वाले भाग अर्थात परागकोश को निकाल दिए। तो यही प्रक्रिया क्या कहला गई? ये विपुंसन कहला गई। अब इसके निकालने से क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई अनवांटेड, हम नहीं चाह रहे थे जिस प्लांट के पोलन ग्रैंड को, वो आकर के इसको पॉलिनेट कर दिया, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर बटर पेपर, क्या चीज? बटर पेपर या फिर पॉलीथीन
थिन से इसको क्या कर दिए, कवर कर दिए। यही प्रक्रिया बोरावस्त्रण या फिर बैगिंग या थैलीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है, चलिए वही चीज है। इस प्रक्रिया में बंध्याकृत मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि अपने लाइफ में भी जैसे जो बैल होता है वो काव का मतलब क्या कर सकते हैं उसको मेल ये होता है, लेकिन हम लोग उसको जो मेल होता है उसको हम लोग बुल कहते हैं, लेकिन हम लोग सांड को क्या करते हैं उसके उसका भी बंध्याकरण कर देते हैं, मेल पार्ट को काट करके बॉडी से हटा देते हैं, जिसके कारण उसका वो बन जाता है बैल के रूप में। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर हो गई कि हम लोग फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल मेल पार्ट को काट करके हटा दिए चिमटा से, तो यह प्रक्रिया विपुंसन कहला गई। और जब हम लोग उस विपुंसित पुष्प को जिसमें हम लोगों ने मेल पार्ट को हटाया था उसको बटर पेपर से या फिर किसी थैली से ढक दिए, यही प्रक्रिया थैलीकरण करवाई। अब जब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को इच्छित अपने इच्छा के अनुसार पॉलिनेशन करवाना था तो उसका पॉलन ग्रेन ला करके डाल दिए और थैला से ढक दिए। जब थैला हटाए तो हम लोगों के मन के अनुसार जो पुष्प थे वो बीज के रूप में तैयार हो जाता है, फल के रूप में तैयार हो जाता है। तो ये हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिक स्थिति से या नए नए किस्म के प्लांट को डेवलप करने के लिए कराते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम लोगों का जो ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया थी उसमें जो फर्स्ट पार्ट था निषेचन की अभिक्रिया, निषेचन की घटनाएं वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या था? निषेचन की घटना, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इस घटना में क्या होगा? निषेचन किसको कहेंगे? तो मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इससे क्या बनेगा? युग्मनज। यही घटना हम लोगों की क्या कहला जाएगी? निषेचन। इसके पास n, इसके पास n। अब जो हम लोगों का युग्मनज बन जाएगा वो हो जाएगा 2n। तो पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया जो होती, हम लोग जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, निषेचन दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य निषेचन। लेकिन इस पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया हमेशा आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। तो चलिए अब हम लोग निषेचन की क्रिया को देखते हैं। अब निषेचन की क्रिया करने के लिए हम लोगों को पूरा फ्लावर के फीमेल पार्ट को बनाना पड़ेगा। भद्दा सा पार्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वर्तिकाग्र। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, आ गया पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन क्या करता है? और यहाँ ये ओवरी है, इस ओवरी में ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में मेगा एस्पोरेंजियम पढ़े थे और फीमेल गैमेट को जो बनाए थे, बस वही स्ट्रक्चर। ये हो गया हम लोगों का बीजांड। अब यहाँ पर ये पोलन ग्रेन आया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, मतलब अब ये जो वर्तिकाग्र है ये वर्तिकाग्र कुछ रसायन छोड़ेगा, रसायन रिलीज करेगा, जिसके कारण इस दोनों में इंटरेक्शन होगा और पहचान लेगा कि चलो तुम मेरे स्पेसीज के हो तो तुम अंदर आ सकते हो। तब क्या करेगा? ये जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, यहाँ जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। क्या बना दिया? पोलन ट्यूब का निर्माण कर दिया। और उसके बाद जो पोलन ग्रेन था वो जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके क्या करेगा? दो नर युग्मक का निर्माण कर देगा। ठीक है, चलो इतनी बातें आई समझ में? यहां तक समझ में आ गया? अब ये क्या होगा? ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा? बीजांड के अंदर पहुंच जाएगा, मतलब ये पहुंचेगा नहीं, रास्ते में रहेगा। तो क्या हो गया? अंकुरन हो गया, पराग नलिका का निर्माण हो गया। अब देखिए अगला होगा हम लोगों का टॉपिक पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का
भ्रूणपोष में प्रवेश। चलिए अब हम लोग भ्रूणपोष को बना लेते हैं। भ्रूणपोष में हम लोगों ने देखा था कि चलाजा छोर की तरफ 3 सेल थे और अंड समुच के तरफ क्या था, ये सहायक कोशिका और ये अंडाणु। और क्या हुआ था, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका था, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर चुका था। ठीक है, हाँ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर चुका था। ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पे परागकण है। मैंने उतना ज्यादा पूरा डायग्राम नहीं बनाया, नहीं तो खिचपिच हो जाता, समझ में भी नहीं आता आप लोगों को। तो यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का भ्रूणपोष। अब हम लोग देखते हैं इस भ्रूणपोष के अंदर किस प्रकार से जो पोलन ग्रेन है वो प्रवेश करता है। तो पोलन ग्रेन सबसे पहले कहाँ आता है, इस द्वार के पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल इंड या बीजांड द्वार। जब ये बीजांड द्वार के पास आता है, तब सहायक कोशिका जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये जो दुल्हा राजा है, मीन्स हम लोगों का जो पोलन ग्रेन है, नर युग्मक है, ये बहुत बेसब्री से दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब सहायक कोशिका बुलाती है तो सहायक कोशिका मतलब जाता है, तो इसको ये नहीं मिल पाता है, अपना दुल्हन इसको नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और इसको जो सहायक कोशिका है, सिनर्जिड सेल है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अब यहाँ से ये पोलन ग्रेन किसके पास आ जाता है, अंडक के पास। तो चलिए बाहर निकाल करके लिखते हैं, नहीं तो वहां पर पूरा घिचपिच हो जाएगा। अंडक जिसके पास क्रोमोसोम नंबर n है, और फिर ये नर युग्मक के अंदर दो क्या है, केंद्रक है। तो एक जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक इस अंडक, ये अंडक से आकर के क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, जिससे किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। यही युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, बीज के रूप में विकसित हो जाएगा। मतलब बीजांड जो है वो क्या बन जाएगा, बीज का निर्माण कर देगा ये। और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा, 2n। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं अपने आसपास भी शादी होते रहता है, तो एक दूल्हा रहता है और दूल्हा के साथ सहवाला जाता है ना, लोकनिया जाता है। तो यहाँ पर दूल्हे राजे ने तो अपनी दुल्हन से शादी कर लिया, लेकिन यहाँ पे सहवाला जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है कि भैया आपने तो अपनी सेटिंग कर ली, मेरे को भी सेटिंग करा दो। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस भ्रूणपोष के अंदर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाला क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। याद आया, पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जब मेगा स्पोरेंजियम पढ़ रहे थे, गुरु बीजाणुधानी पढ़ रहे थे, गुरु बीजाणुधानी से मादा युग्मक अर्थात अंडक का विकास पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, या दूल्हे राजा ने तो अपना काम बना लिया, यहाँ सहवाला कर रहा, हम भी अब इसी मरबा पे शादी करके जाएंगे, हम ऐसे जाने वाले नहीं है। तो क्या हो जाता है, ये जो नर युग्मक है, दूसरा बचा हुआ वाला जो नर युग्मक था, वो नर युग्मक कहाँ चला जाता है, इस यहाँ पर हम लोगों का एक नर युग्मक आ जाता है। तो अब देख लीजिए क्या क्या हो गया, यहाँ पर नर युग्मक दिख रहा है आप लोगों को, प्लस द्वितीयक केंद्रक आपस में फर्टिलाइज कर जाता है, और नर युग्मक के पास क्रोमोसोम नंबर n और इसके पास क्रोमोसोम नंबर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 2n। ये n और 2n मिलकर के क्या बना देता है, 3n बना देता है। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि दो दो बार एक ही मरबा, मान लीजिए ये जो हम लोगों का क्या है, बीजांड है, इस बीजांड को हम लोग मरबा मान लेते हैं, इस भ्रूणपोष को मरबा मान लेते हैं। एक ही मरबा पर दो दो बार शादी हो रही है, मतलब एक ही भ्रूणपोष के अंदर दो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन अंडक और नर युग्मक के साथ जो युग्मनज बना करके आगे बीज का निर्माण करेगा, और दूसरी शादी किसकी हो गई, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के अंदर। तो एक ही भ्रूणकोष के अंदर दो दो बार निषेचन की क्रिया हुई, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन
या डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से हम लोग एक बार देखेंगे, थोड़ा सा लग रहा है कि मैम ये क्या क्या करा दी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक जब वर्तिकाग्र पर आता है तो जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और एक नर युग्मक डिवाइड करके दो नर युग्मक का निर्माण कर देता है। अब पॉलन ट्यूब से होते हुए नर युग्मक अंडक से मिल जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है और एक जो नर युग्मक बचता है वो द्वितीयक केंद्रक से फर्टिलाइज कर जाता है। एक ही भ्रूणपोष के अंदर में फर्टिलाइजेशन दो दो बार होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए यही चीज है, नर युग्मक कोशिका में प्रागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण कर दिया, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। इसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात अंडक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण कर देता है, जो विकसित होकर भ्रूण और बाद में सेल्स का डेवलपमेंट करता है। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक को ही हम लोग द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, उससे फर्टिलाइज कर जाता है और पहले बना देता है PEN प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक। ये जो 3N बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, PEN, P फॉर प्राइमरी। इसको मैं इरेज करूं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग को नंबर दे देती हूँ 9472847179, तो सारे PDF मिल जाएंगे या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या हो गया, P फॉर प्राइमरी, E फॉर इंडोएस्पर्म और N फॉर न्यूक्लियस। प्राथमिक, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और डेवलप होकर के आगे, अच्छा यहीं तक रह दिया, मतलब कि आगे डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे। और यह जो संपूर्ण क्रिया है इसी को हम लोग दोहरा निषेचन कह दी। दोहरा निषेचन समझ में आया क्या हो गया, एक ही किसके भ्रूणपोष के अंदर क्या हो रहा है, मतलब दो दो बार निषेचन की क्रियाएं हो रही, इसीलिए हम लोग इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। एक बार निषेचन से 2N का डेवलपमेंट हुआ अंडाणु और नर युग्मक का, और दूसरा जो निषेचन हुआ नर युग्मक का और द्वितीयक केंद्रक का संलयन हुआ, जिससे हम लोगों को 3N प्राप्त हुआ। यही हो गया निषेचन प्लस त्रिसंलयन, मतलब द्विनिषेचन की क्रिया हो गई। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन हो गया तो तीसरा इवेंट्स क्या होगा हम लोगों का, निषेचन पश्च की घटना। अब इस निषेचन पश्च में क्या होगा, जो युग्मनज मिला था, बना था युग्मनज, उससे क्या होगा, भ्रूण का विकास हो गया, और जो त्रिसंलयन किया था उससे भ्रूणपोष का विकास होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, यहाँ पे भ्रूणपोष नहीं होकर के भ्रूणकोश होना चाहिए था, ठीक है। ये है भ्रूणकोश, और ये जो बना नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक से जो 3N बन गया, ये जो संरचना का डेवलपमेंट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था द्विनिषेचन की प्रक्रिया को, फिर से हम लोग एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है द्विनिषेचन, इसको पूछता भी है। द्विनिषेचन की खोज नवास्चीन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने किया था, और दो प्लांट था, एक था लीलियम और फर्टिलेरिया। इस दोनों प्लांट के ऊपर इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन को खोजा था, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है, पौधे क्या थे, लीलियम और फर्टिलेरिया खोजा था नवास्चीन ने। दोहरा फर्टिलाइजेशन को, दोहरा फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, आ गया क्लियरली समझ में। देखिए दोहरा फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि हम लोगों का एक भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश कहाँ से आया, ये भी बीजांड के अंदर की संरचना है। बीजांड के अंदर जो एक भ्रूण
जिसमें भ्रूण डेवलप होगा उसी के कवरिंग को हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। उस भ्रूणपोष के अंदर क्या हो जाता है, क्या-क्या रहता है, तो 3 कोशिकाएं ऊपर में निभाग की तरफ रहती है, जिसको हम लोग चलिए डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग देख लें ताकि आप लोग को फिर से प्रॉपर रिवीजन टाइप से हो जाए। ठीक है, इधर निभाग की तरफ 3 सेल हो गया, बीच में एक-एक जिसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कह दिए, और यहाँ पर अंडक हो गया, साथ में इसकी सहेली हो गई। अब जब यहाँ पर नर युग्मक आया तो नर युग्मक हम लोग जान रहे हैं कि नर युग्मक के पास भी एक अपना दूल्हा है और दूसरा क्या है, सहवाला है। तो नर युग्मक आकर के किससे, अंडाणु से आकर के फर्टिलाइज कर दिया तो 2n युग्मनज बनाया। तो एक भ्रूणपोष में एक बार निषेचन की क्रिया। अब ये दूसरा जो है दूल्हा का भाई वो कह रहा है कि भैया आपने तो अपनी सेटिंग करा ली, मैं भी नहीं जाने वाला, मेरी भी शादी करा दो। तो यहाँ पर इस नर युग्मक जो है सहवाला वाला नर युग्मक वो द्वितीयक केंद्रक से संलयन की क्रिया कर जाता है। तो अब जो 2n है, कौन 2n, ये ध्रुवीय केंद्रक इसको कह लीजिए या द्वितीयक केंद्रक कह लीजिए, ये और फिर नर युग्मक मिलकर के त्रिसंलयन कर लेता है। त्रिसंलयन क्यों, क्योंकि 2n इसका और एक n इसका, 2n प्लस n, तो क्या बन गया हम लोगों का 3n। तो 3 सेल एक साथ संयुग्मन कर रहा है, इसीलिए संलयन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको त्रिसंलयन कहते हैं। और इस त्रिसंलयन के बाद ये बन जाता है जिसको हम लोग PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके डेवलप हो करके क्या बना देता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये भ्रूणपोष जो है आगे चल करके जो बना सीड्स, इस सीड्स की कवरिंग बनेगी जिसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए निषेचन पश्च की घटना देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं घटेगी पश्च। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, निषेचन होने के बाद भ्रूणपोष का विकास होगा। दूसरा क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। और तीसरा क्या होगा, बीज और फल का डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं भ्रूणपोष तो हम लोग देख ही लिए कैसे विकसित हुआ, 3n त्रिसंलयन से भ्रूणपोष बना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि भ्रूणपोष कैसी संरचना है, तो हम लोगों का आ गया त्रिगुणित संरचना है, त्रिसंलयन हुआ है तो ये त्रिगुणित संरचना हो जाती है, त्रिगुणित संरचना। ठीक है, ये 2n प्लस n, n मतलब नर युग्मक और 2n मतलब ध्रुवीय केंद्रक कह लीजिए या सेकेंडरी न्यूक्लियस कह लीजिए। तो इस तरीके से जो हम लोगों का डेवलपमेंट हो गया किसका, भ्रूणपोष का। अब हम लोग देखते हैं सीड्स का। तो सीड्स क्या हो गया, नर युग्मक, सॉरी सीड्स कर रहे हैं भ्रूण का। भ्रूण का पहले हम लोगों का दूसरा पॉइंट क्या है, भ्रूण का विकास। देखिए भ्रूणपोष तो हम लोग समझ लिए, अब देख लेते हैं नोट्स में क्या है। तो जिस थैली जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसके कवरिंग को ही हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। और नाम ही है इसका भ्रूणपोष, मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला स्ट्रक्चर को ही हम लोग भ्रूणपोष इंडोस्पर्म कहेंगे। और यह कैसी संरचना है, त्रिगुणित संरचना। क्यों त्रिगुणित, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2n और नर युग्मक के पास n मिलकर के त्रिगुणित हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के यहाँ पे टाइप हो गए, कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष और हेलिवियल भ्रूणपोष जो है ये भ्रूणपोष का टाइप हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्लास को कल करेंगे भ्रूण का विकास और बीज और फल के निर्माण को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और आप लोग को भी मतलब लग रहा है कि मैम थोड़ा सा टाइम दे, प्यास लग गई है, भूख लग गई है, फ्रेश होना है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं। और आज से आप लोगों का फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहा है, तो आज पढ़ करके हम लोग छुट्टी का भी अनाउंसमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे छठ के बाद। हैप्पी दिवाली आप लोग को, हैप्पी छठ। चलिए गुड नाइट, बाय, थैंक यू।